बताया जाएगा फिनॉल के बारे में कि फिनॉल होते क्या हैं। तो यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा फिनॉल या कार्बोलिक अम्ल या मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। जो फिनॉल का नाम होता है या तो वो फिनॉल है, उसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है कार्बोलिक अम्ल होता है, और एक नाम होता है वो होता है मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो हम फिनॉल को मोनोहाइड्रोक्सी बेंजीन के नाम से जान सकते हैं या फिर कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये फिनॉल के बारे में, फिनॉल की खोज कैसे हुई, क्या है ये। तो फिनॉल मतलब यह सरलतम फिनॉल है। जो हम फिनॉल आपको बता रहे हैं वह सरलतम फिनॉल है। और क्या कह रहे हैं कि इसकी खोज 1834 ईस्वी में रंगे, फिनॉल की खोज 1834 ईस्वी में रंगे ने कोल तार से की थी। किससे? कोल तार से की थी। यह वुड टार या नारियल खोल टार में पाया जाता है। जो फिनॉल होता है वह वुड टार मतलब लकड़ी के टार में या फिर नारियल खोल के टार में ये पाया जाता है। यह जीवाणु नाशक होते हैं। जो फिनॉल होता है वह क्या होते हैं? जीवाणु नाशक होते हैं। और सर्वप्रथम लिस्टर ने, ये साइंटिस्ट हैं, सर्वप्रथम लिस्टर ने क्या किया था कि इसे जीवाणु नाशक के रूप में प्रयोग किया था। तो सबसे पहले फिनॉल को जीवाणु नाशक के रूप में लिस्टर ने प्रयोग किया था। हम एक बार इसको फिर से देख लेंगे। तो जो फिनॉल है वह सरलतम फिनॉल है। इसकी खोज 1834 ईस्वी में रंगे ने कोल तार में की थी। यह वुड टार या फिर नारियल खोल के टार में भी पाया जाता है। जीवाणुनाशक क्या है कि यह जीवाणुनाशक होते हैं। जो फिनॉल होता है वो क्या होते हैं? जीवाणु नाशक होते हैं। और सबसे पहले जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग लिस्टर ने किया था। तो ये हो गए जिन्होंने इसकी खोज की थी। फिनॉल की खोज करने वाले ये हैं, रंगे हैं। और फिनॉल का जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट लिस्टर है। ये है नीचे देखिए, ये कार्बो है जिसका मतलब होता है कोल ऑयल, मतलब कोयले का तेल। क्या होता है? कोयले का तेल होता है। तो कार्बो का मतलब होता है कोयले का तेल, जिसको हम लैटिन भाषा में ओलियम कहते हैं, जिसका मतलब होता है ऑयल। लैटिन भाषा में ऑयल, ये ऑयल जो है, जो ओलियम है वो लैटिन भाषा है। इसका जो अर्थ होता है वो तो ऑयल अर्थात उसका मतलब तेल होता है। मतलब ये कि कोयले के तेल, जो कोयला का तेल होता है वही क्या है? फिनॉल होता है। तो यहाँ बता भी गया है कि वुड टार लकड़ी का टार जो होता है उससे, और नारियल खोल के टार में भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो कोयले का तेल होता है वह कोयले के तेल में से ही फिनॉल को प्राप्त किया जाता है। तो ये पूरा ये उसके बारे में है कि फिनॉल क्या है, फिनॉल की खोज कब किसने की थी, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मेन रूप से कहाँ किया जाता है। तो फिनॉल सबसे सरलतम फिनॉल है और इसकी खोज 1834 ईस्वी में रंगे ने की थी। और यह वुड टार या नारियल खोल के टार में पाया जाता है। यह जीवाणुनाशक होता है और जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले लिस्टर ने किया था। कार्बो का मतलब होता है कोयल, यह कहा आपको कोल ऑयल होता है, मतलब कोयले का तेल होता है, जिसको लैटिन भाषा में ओलियम कहते हैं, और ओलियम का मतलब होता है तेल। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि यह कोयले के तेल से प्राप्त होता है। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं और आगे आपको बताते हैं फिनॉल के निर्माण की विधि। फिनॉल के निर्माण की विधि
फिनॉल के निर्माण की विधि, इसमें जो पहली विधि है वो है क्लोरोबेंजीन से, मतलब कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की विधि। इस विधि को हम लोग डाव विधि कहते हैं, इस विधि को हम लोग डाव विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस विधि में क्लोरोबेंजीन C6H5Cl क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ उच्च दाब और उच्च ताप के साथ जब गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तब हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। उस सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन जब करते हैं तो जल अपघटन के बाद फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए ये है आपका क्लोरोबेंजीन, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, वो भी 10% विलयन है। हम इन दोनों मिश्रण को 200 ATM मतलब वायुमंडल जो दाब होता है, उच्च दाब इसके लिए, और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और HCl बाहर निकल जाते हैं। और जो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो रहे हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का हम जल अपघटन कर लेते हैं, इनका हम जल अपघटन कर लेते हैं। तो जल अपघटन के बाद यहाँ मिल जाता है फिनॉल। ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला होता है। आपको लिखना क्या है कि इस विधि में C6H5Cl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन अर्थात 10% विलयन के साथ उच्च दाब और ताप पर गर्म करते हैं और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन करते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। इसका मतलब ये इसमें आपको बताया गया कि क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब गर्म करते हैं तब सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और उस सोडियम फिनॉक्साइड को पुनः जब हम उनका जल अपघटन करवाते हैं तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये रहा आपका फिनॉल। ये लिखने के लिए हो गया और इसका रिएक्शन हो गया है। बनाने की विधि में ही हम दूसरा देख लेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमको बनाना है फिनॉल। तो यहाँ देख लेंगे हम, ये है RMgX। RMgX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर RMgX जो है उसको हम यहाँ पे लेंगे, जो R है उसकी जगह हम लेंगे फेनिल, बाकी आपका यहाँ पर MgX रहेगा ही रहेगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया यहाँ करवानी है। देखिए तो यहाँ लेते हम C6H5Mg, X की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, BrICl जो भी रहेगा वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब कह रहा है कि RMgX की मतलब कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, तो हम इसकी अभिक्रिया पहले O2 से करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं। तो जब इनकी अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तब हमें एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। तो वहां पर एक मध्यवर्ती यौगिक बन जाते हैं। देखिए ये रहा O2, तो ये है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या है? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी अभिक्रिया हम O2 से करवा रहे हैं तो हमें यहाँ क्या मिल जा रहा है? C6H5OMgBr ये मिल जा रहा है, जो मध्यवर्ती है। क्या है ये? मध्यवर्ती यौगिक है। अब हम जो हमें मध्यवर्ती यौगिक मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, इसका हम करवा देंगे जल अपघटन करवा देंगे। देखिए तो C6H5OMgBr ये हो जाएगा और इनका हम करवा देंगे जल अपघटन HOH/H+।
तो जब हम इनका जलकरण करवाते हैं तो इनके जो हाइड्रोजन होंगे यहाँ आ जाएंगे, क्या हो जाएगा C6H5OH। ये तो आपका हो गया फिनॉल। अब क्या बच रहे हैं वो हम देख लेंगे, MgBrO बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे MgBrOH, ऐसे कर लेंगे। तो इस प्रकार आपका ये फिनॉल प्राप्त हो गया। तो गिगनार्ड अभिकर्मक से क्या किए हैं लोग, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम वायु से करवाते हैं, ऑक्सीजन से करवाते हैं, तब इनके द्वारा जो यौगिक मिलता है वो होता है मध्यवर्ती यौगिक बन जाते हैं। फिर हम पूरा मध्यवर्ती यौगिक का जल अवरोध करवाते हैं, तो जल अपघटन करने से यहाँ पे फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद इसमें आता है वो सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से हम प्राप्त करेंगे फिनॉल। तो पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा बताते हैं आपको। चलिए आपको दिखाते हैं दूसरा सैलिसिलिक अम्ल से। तीसरा नंबर है सैलिसिलिक अम्ल। तो इसमें क्या है कि सैलिसिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया होगी वो हम सोडा लाइम के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें ये ऐसा बेंजीन बना देंगे, ये रहा, यहाँ कर देंगे हम लोग OH, यहाँ जाएगा COOH। ये फार्मूला है सैलिसिलिक अम्ल का है। किसका है, सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला है। इनका हमें करवाना है सोडा लाइम के साथ इनकी अभिक्रिया करवानी है। तो सोडा लाइम के साथ इनकी अभिक्रिया करवा देंगे। तो ये रहा आपका NaOH स्लैश यहाँ गिब्स में CaO, इन दोनों को मिलाते हैं तो सोडा लाइम का फार्मूला बन जाता है। अब इनकी अभिक्रिया, तो सैलिसिलिक अम्ल की जो अभिक्रिया है वह सोडा लाइम के साथ हम करवाते हैं, तो हमें वहाँ पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो इनके साथ हम इसे यहाँ पे गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ गर्म करने का निशान डेल्टा बना देते हैं। जब गर्म करते हैं तो ये जो COOH है ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ केवल बचेगा फिनॉल, केवल फिनॉल बचेंगे OH। ये रहा आपका फिनॉल। तो जब हम सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तब हमें फिनॉल प्राप्त होता है। अब यहाँ बच क्या रहे हैं हम उनको देख लेंगे। तो यहाँ पे COO बच रहा है, यहाँ पे आपके NaOH है और CaO है। तुम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इनको अलग कर लेते हैं, देखिए यहाँ का बन जाता है Na2CO3, Na2CO3 बन जाएंगे। तो सोडियम, इसे हम बोलते सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद प्लस H2O, इसमें जो जल है वो भी इसमें बनेंगे आपके। तो उनको हम इक्वल कर लेंगे, यहाँ लगा लेंगे हम दो। इस प्रकार आपका ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस भी हो जाएगा, और सैलिसिलिक अम्ल से आपका बन जा रहा है फिनॉल बन जा रहा है। तो ये अभिक्रिया, ये तीसरा मेथड है, तीसरी विधि है फिनॉल के निर्माण की विधि है जो सैलिसिलिक अम्ल से है। तो सैलिसिलिक अम्ल से की अभिक्रिया जब हम सोडा लाइम के साथ करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है, और ये जो है बाहर निकल जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें चौथी विधि। तो जो इसकी जो चौथा नंबर है वो है रैगिश विधि। तो रैगिश विधि के द्वारा हमें फिनॉल प्राप्त करना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि रैगिश विधि, तो इस विधि में रैगिश विधि के द्वारा पहले हम क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद प्राप्त क्लोरोबेंजीन पर
जो कॉपर के लवण होते हैं, तो कॉपर के लवण की उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलवाष्प से हम अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमको फिनॉल मिल जाता है। फिर से देख लेंगे। पहले हम कह रहे हैं कि रेगिस विधि, तो इस विधि में रेगिस विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्लोरोबेंजीन प्राप्त होने के बाद उस पर हम उत्प्रेरक कॉपर लवण के साथ जलवाष्प से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमें प्राप्त होता है फिनॉल। हम देख लेंगे इसमें क्या है। पहले ये है आपका C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो बेंजीन की अभिक्रिया हम HCl प्लस हाफ O2 से करवाते हैं। CuCl2/FeCl3 की उपस्थिति में 250 डिग्री से ताप पर हम इसको गर्म करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन। यहाँ क्लोरोबेंजीन मिलते हैं और जल मिलता है। तो ये जो विधि हो गई, इसे बोलते हैं रेगिस विधि। तो रेगिस विधि के द्वारा हम प्राप्त कर लिए हैं ये क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है हम करवाते हैं। देखिए C6H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की जो अभिक्रिया है वह करवाना किसे, जलवाष्प करवाना है। यहाँ कर लेंगे हम H2O, ये है जलवाष्प, यहाँ लिख देंगे जलवाष्प, ये जलवाष्प है। तो इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं यहाँ पर। और क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहाँ देंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में 425 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब से हम अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमें यहाँ प्राप्त क्या होता है, C6H5OH, ये मिल जाते हैं। C6H5OH मिल जाते हैं, और आपका HCl जो होते हैं वह इसमें बाहर निकल जाते हैं। माइनस यहाँ कर लेंगे HCl ऐसे करके। तो ये हो गई रेगिस विधि। तो सबसे पहले आपको उसमें जो उसमें लिखना है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। फिर से लिख लीजिएगा कि इस विधि में रेगिस विधि के द्वारा क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्लोरोबेंजीन पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जलवाष्प से अभिक्रिया करवाते हैं, तब फिनॉल प्राप्त होता है। ये है फिनॉल, ये आपका फिनॉल है। तो ये इसकी पूरी अभिक्रिया हो गई। चलिए इसमें हम 5वां नंबर देख लेते हैं। वो है आपका टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से। तो टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से आपको फिनॉल प्राप्त करना है। तो इसमें आपको क्या जानना है वो देख लीजिएगा। पर इसमें आपको लिखना क्या है वो आप देख लेंगे कि उत्प्रेरक मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, तब हमें मिलता है क्या, फिनॉल मिलता है। फिर से देख लेंगे कि उत्प्रेरक MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, तब हमें फिनॉल मिलता है। हम उनका रिएक्शन देख लेंगे। तो ये रहा आपका, ये टॉल्यूइन का है, ये टॉल्यूइन का है। इन्हें हम ऐसे लिखें या फिर C6H5CH3 ऐसे करके देख सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन है, और हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, मैग्नीज MnCl2 क्या है इसमें, CaCl2 की उपस्थिति में हमें यहाँ पे करवाना है ऑक्सीकरण। तो टॉल्यूइन प्लस O2 गिव्स, वहां क्या आपके बन जाएंगे, फिनॉल बन जाएगा। तो आगे आपको उसमें फिनॉल बन जाता है, तो उसमें कुछ बचेंगे भी आपके, इसके अलावा आपको कुछ उसमें बचेंगे, तो उसमें देख लेंगे। तो ये है आपका, देखिए यहाँ हम बना दे रहे फिनॉल, ध्यान दीजिए, ये है फिनॉल OH, ये फिनॉल का फार्मूला हो गया, आप जानते ही पहले जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या क्या बच रही है, यहाँ कार्बन बच रहा है, ये कार्बन बच रहे हैं, और ये आपका हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ ऑक्सीजन बच रहे हैं। तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर जाएगा CO2 बन जाएगा और प्लस H2O
O बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और साथ में जल भी बन जाता है। तो इनको इक्वल कर लेंगे, तो 2 3 4 है, यहाँ हम कर लेंगे 2 दूना 4 कर लेंगे। ये हाइड्रोजन 3 है आपका, 1 और 2 3 हो जाएंगे, कार्बन 1 है। तो ये टॉल्यूइन है, तो टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से क्या बनाया गया है, फिनॉल को बनाया गया है, जिसमें उत्प्रेरक प्रयोग किया गया है। कौन सा, मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड उत्प्रेरक है। तो मैग्नीज क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की उपस्थिति में टॉल्यूइन का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये रहा आपका फिनॉल, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका जल है। हम लोग आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें फिनॉल का भौतिक गुण क्या होता है। तो फिनॉल के भौतिक गुण में नंबर हम 1 देख लेंगे। पहले का पॉइंट है, शुद्ध फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो शुद्ध फिनॉल है वो क्या है, एक रंगहीन क्रिस्टलीय शुद्ध पदार्थ होता है। दूसरा है, इनका MP42 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस और BP जो होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। MP का मतलब इसमें हो जाता है आपका मेल्टिंग पॉइंट, जो इनका गलनांक होता है, और BP का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, जो इनका क्वथनांक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो गलनांक है, फिनॉल का जो गलनांक होता है वह 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो क्वथनांक होता है वह 182 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे हम देख लेंगे, इसकी विशिष्ट फिनॉलिक गंध होती है। फिनॉल का एक विशेष प्रकार का गंध होता है जिसे हम लोग फिनॉलिक गंध कहते हैं। तीसरा इसमें देखिए, चौथा देखिए इसमें, यह विषैला संक्षारक पदार्थ है। जो फिनॉल होता है वह विषैला संक्षारक पदार्थ है। अगला जो 5वां नंबर है देखिएगा, त्वचा के संपर्क में आने पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। फिनॉल जो होते हैं, अगर ये फिनॉल आपके त्वचा पर पड़ जाते हैं तो त्वचा पर फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिनॉल जो होता है, क्या कह रहा है कि त्वचा के संपर्क में आने पर, फिनॉल त्वचा के संपर्क में आने पर त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। अगला हम देख लेंगे, यह जल में अल्प विलेय है। जो फिनॉल होता है वह जल में क्या है, अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय का मतलब केवल 9% ही यह पानी में घुलता है। अगर हम वहां पर तापमान बढ़ाएं, अर्थात तापमान जो है वह 65 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो जो फिनॉल होता है वह पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। और इसके साथ साथ फिनॉल कार्बनिक विलायकों में भी विलेय है, पूर्ण रूप से विलेय होता है। तो ये इसका पूरा भौतिक गुण है। अब हम इसमें आगे चलते हैं और आपको बताते हैं रासायनिक गुण, फिनॉल का रासायनिक गुण। तो इसमें नंबर 1 क्या है, क्षार के साथ अभिक्रिया। फिनॉल का क्षार के साथ अभिक्रिया। तो जब हम क्षार के साथ फिनॉल की अभिक्रिया क्षार से करवाते हैं, तब वहां पर जो भी क्षार लेंगे तो क्षार फेनॉक्साइड बन जाता है और जल बाहर निकल जाते हैं। देख लीजिए, हम क्षार से कराएंगे, मान लीजिए जो एक प्रबल क्षार होता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। तो देखिए ये आपका C6H5 और O, ये फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे। तो फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार से करवाते हैं, तो क्या यहाँ बनता है, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा C6H5O, यहाँ पर Na बन जाएंगे। और उसके बाद जब यहाँ Na बन जाता है तो यहाँ से बाहर आपके निकल जाएंगे जल, तो प्लस H2O। ये बना कैसे, देखिए अगर हम इनको तोड़ते हैं तो ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में, लेकिन इनको तोड़ते हैं तो ये पार्ट प्लस में जाता है और ये आपका माइनस में आता है।
तो ये प्लस और ये माइनस होता है, इनको तोड़ेंगे प्लस और माइनस, तो इनका जो प्लस है इनके माइनस के साथ यहाँ जल बना लेंगे और इनका जो प्लस है यहाँ आकर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जा रहा है, सोडियम फेनॉक्साइड बन जा रहे हैं और यहाँ पे आपका जल बन जा रहा है। तो ये आपका हो गया क्षार के साथ अभिक्रिया। तो अब हम इसमें दूसरा देखते हैं, विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो नंबर 2 विद्युत धनात्मक कह सकते हैं या फिर सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया इसमें हम कह सकते हैं। तो जो दूसरा है वो सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया या फिर विद्युत धनात्मक लिखते हैं यहाँ पर विद्युत धनात्मक के साथ अभिक्रिया। जैसे यहाँ जैसे कि सोडियम या फिर यहाँ पर हम पोटेशियम या फिर जो भी रहेंगे उनको मिल सकते हैं ना, विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ क्रिया। तो ये देखिए विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें हम सोडियम ले लेंगे या फिर पोटेशियम ले लेंगे, जो भी है इसमें। तो चलिए हम कराते हैं, यहाँ मिलेंगे C6H5OH, यह आपका होगा फिनाल। तो फिनाल की अभिक्रिया हम किससे करवा रहे हैं, सोडियम से करवा रहे हैं। जब फिनाल की अभिक्रिया सोडियम से करवाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, तो वही जैसे वहां तो टूट जाएंगे, आपका C6H5ON में सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा और यहाँ पर H2 गैस जो है बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार ये, तो यहाँ हम कर लेंगे 2 और फिर यहाँ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 आपका, इस प्रकार ये बैलेंस हो जाएगी। तो अगर हम इनके जगह पोटेशियम लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, पोटेशियम फेनॉक्साइड बन जाएंगे, यहाँ की हो जाएगा और यहाँ के हो जाएगा, तो वहाँ क्या बन जाएगा, पोटेशियम फेनॉक्साइड बन जाता है। तो विद्युत धनात्मक, ये क्या हो गया, विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब हम फिनॉल की अभिक्रिया विद्युत धनात्मक धातुओं के साथ करवाते हैं तब हमें सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। आगे चलते हैं, अगला जो नंबर है तीसरा है रासायनिक गुण में जो अपचयन है। तो यहाँ पे हम फिनॉल का अपचयन करवाते हैं। तो फिनॉल वाष्प को तप्त जिंक चूर्ण के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं, फिनॉल वाष्प को जब हम तप्त जिंक चूर्ण के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तब हमें वहां पर बेंजीन प्राप्त होता है, जिनसे उनका वहां पर अपचयन हो जाता है और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा कि फिनॉल वाष्प को जिंक चूर्ण के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तब उनका अपचयन हो जाता है और जहां हमको बेंजीन प्राप्त होता है और जिंक ऑक्साइड बन जाते हैं। तो उनका हम देख लेंगे रिएक्शन यहाँ पे। तो C6H5OH इनकी अभिक्रिया किससे करवानी है, जिंक चूर्ण से। तो ये फिनॉल का वाष्प है, ये क्या है, फिनॉल का वाष्प है। तो फिनॉल के वाष्प पर हम जिंक चूर्ण की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर बेंजीन प्राप्त होता है। तो चलिए इन्हें हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहाँ पर C6H6 मिलता है जो बेंजीन का फार्मूला है। अब क्या इसमें बच रहा है, देखिए ZnO बच रहा है, तो यहाँ पर प्लस ZnO हो जा रहा है। ये उनका हो गया अपचयन। तो फिनॉल का अपचयन हो गया। तो फिनॉल के वाष्प पर जिंक चूर्ण, तप्त जिंक, तो फिनॉल के वाष्प को तप्त जिंक चूर्ण के ऊपर जब प्रवाहित करते हैं तो उनका अपचयन हो जाता है और बेंजीन और जिंक ऑक्साइड बन जाते हैं। इनको आप बता लीजिए। तो इसमें अगला जो है चौथा नंबर है वो आपका है फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो
FeCl3 के साथ क्रिया। तो अब हम इनको देख लेंगे, आप लोग उतारते रहिए। तो ये आपका है फेरिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, तो इसको हम देख लेंगे पहले। उदासीन या FeCl विलयन के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल बेंजीन का संकर यौगिक देता है, बेंजीन का संकर यौगिक देता है। तो ये आपका देखिए, ये फिनॉल है पहले, ये आपका FeCl है, FeCl3 है जो उदासीन होगा। तो उदासीन FeCl3 विलयन के साथ क्रिया जब कराते हैं फिनॉल की, तो बैगनी रंग का संकर आयन मिलता है। तो ये हो गया। तो हम इसमें रिएक्शन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, ये है आपका C6H5OH, इनकी अभिक्रिया करवानी है किससे? FeCl3 से करवानी है, जो उदासीन विलयन है, ये FeCl3 है। तो FeCl3 की अभिक्रिया फिनॉल से करवानी है, तो वहां आपको बन जाता है, कह रहा है कि संकर आयन देते हैं जिनका नाम होता है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड होता है। तो C6H5O, ये फिनॉक्सी हो जाएगा, Fe, ये। तो ये क्या है? संकर यौगिक है, और जिसका नाम है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड होता है। यह हो जाएगा 3- इस रूप में। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन से, फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन से करवाते हैं। हमें क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ में मिलता है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड, इसका नाम है हेक्साफेनॉक्सीफेरेट थर्ड, ये इसका नाम हो जाता है। तो और इसमें बचेगा, देखते हैं यहाँ H3H प्लस बचेंगे, क्योंकि यहाँ 3 डिमांड्स है, और HCl यहाँ आपका हो जाएगा HCl, इस प्रकार। तो आपके ये इसमें बच जाएंगे। तो ये उसकी अभिक्रिया है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये 6 बार है ना, यहाँ हम 6 कर लेंगे बैलेंस के लिए, क्योंकि ये 6 है, यहाँ 6 कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके जो वो बराबर हैं। अगला नंबर इसमें है आपको बताना PCl5 से अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवानी है? हमें फिनॉल से करवानी है, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेंगे PCl5 से अभिक्रिया। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं, तो जो इसका मुख्य उत्पाद होता है वो होता है ट्राइफेनिल फास्फेट होता है। तो अभिक्रिया 2 पदों में हो जाएगी। देखिए, ये है फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 से करवाते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, फास्फोरिल क्लोराइड बनते हैं, और HCl बाहर निकल जाता है। अब तो जो फास्फोरिल क्लोराइड है, तो फास्फोरिल क्लोराइड ये पुनः अभिक्रिया किससे करेंगी? पुनः करते हैं किससे? फिनॉल से। तो फिनॉल की अभिक्रिया पुनः POCl3 से करवाते हैं, तब हमें मुख्य उत्पाद ट्राइफेनिल फास्फेट प्राप्त होता
है। अर्थात जब हम PCl5 की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया जब हम फिनाल से करवाते हैं तो उसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है आपका ट्राइफेनिल फास्फेट। इसलिए यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। अगला इसमें नंबर है वो है आपका नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। देखेंगे तीनों अभिक्रियाएं लगभग सेम आपको समझ में आएंगी। तो उसमें हम देख लेंगे नंबर 1 में नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 से करवाते हैं तो नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रीकरण में हमेशा जो अभिक्रिया होती है वह HNO3 से कराई जाती है। तो नाइट्रीकरण में देखेंगे कि फिनॉल की अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल से, ये तनु यहाँ पे है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल से जब हम करवाते हैं तब हमें आर्थोपैरा यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है ना ये, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। तो ये आर्थो है, ये पैरा है, आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल इनका नाम हो जाता है। आप फिर देखेंगे आपको लिखना कैसे वो देख लीजिएगा कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें आर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। ये आर्थो पे ये आर्थो हो जाएगा, पैरा पे इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जाएगा। तो ये हो गया नाइट्रीकरण हो गया। दूसरा क्या है सल्फोनीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें आर्थो नाइट्रो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना हो गया, लिखने के लिए हो गया। आप फिर से लीजिएगा कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तब हमें आर्थोपैरा हाइड्रॉक्सी है ना, आर्थोपैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम है पैरा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये P से है तो इसका जाएगा पैरा, तो क्योंकि यहाँ लगा हुआ है तो पैरा हो जाएगा। तो पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण में हम कोई भी इसमें हैलोजन ले लेंगे, उनकी अभिक्रिया हम करवाते हैं। तो ये है फिनॉल, ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया हम किसे करवा रहे हैं, Br2 से करवा रहे हैं। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ प्राप्त होता है आर्थोपैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ये है आपका आर्थो, ये है पैरा ब्रोमोफिनॉल हो जाएंगे। तो इनका नाम हो जाएगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं आर्थो ब्रोमोफिनॉल
फिनॉल, इसका नाम है पैरा ब्रोमो फिनॉल, ये इस प्रकार है। तो ये आपका नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो इम्पोर्टेंट होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते हैं ये। तो ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसे हम कहते हैं IMP, जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के साथ, एल्किल हाइलाइड के साथ जब हम फिनाल को गर्म करते हैं तब आर्थोपैरा एल्किल प्रतिस्थापित फिनॉल बनता है। ठीक है, इसमें दो होती हैं, एक होता है एल्कलीकरण और एक होता है एसिडीकरण। तो एल्कलीकरण कब होगा? जब हम ये चलेंगे, जब हम इसमें ये लेकर के ये नोट करेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे ना, तो ये रहा आपका एल्किल हैलाइड। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमें यहाँ प्राप्त होता है आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी। इसमें आपका जाएगा आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी टालवीन। क्या हो जाएगा? आर्थो, क्योंकि अगर हम इनको निकाल देंगे तो टालवीन बचेगा ये, तो क्या कह रहे हैं कि आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी टालवीन। ठीक है, आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी टालवीन। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हाइलाइड या मेथिल क्लोराइड बोलते हैं ना, जब हम मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तब हमें आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी टालवीन प्राप्त होता है। इसे हम क्रिसॉल भी कहते हैं इसे। एक तो ये हो गया, लेकिन जब हम दूसरा करेंगे एसिडीकरण, उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि निर्जल, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एसिडीकरण है, इसके क्या लिखेंगे? तो निर्जल AlCl की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जहां पे एल्किल हैलाइड है वहां पे हम एसिटिल क्लोराइड कर देंगे। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तब हमें आर्थोपैरा, ये आपका क्या है इसमें? तो देखिए यहाँ पे आर्थो और पैरा के रूप में आपको जो आर्थो पे है वो COCH3 है, तो जिसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन होता है। क्या होता है वो? ये एसिटोफिनोन हो जाएंगे। तो आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है, इसके लिए हम करेंगे। तो ये एल्कलीकरण है, ये पूरा हो गया। एसिडीकरण तो आपका ये हो जाएगा। तो इसका, इन दोनों का जो नाम है उसको आप लिख लीजिएगा कि आर्थोपैरा। एक बार आपको हम फिर से दोनों अलग अलग करके बता दे रहे हैं, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो लिखा गया है पहले वो एल्कलीकरण के लिए है, किसके लिए है? तो AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो आर्थोपैरा एल्किल प्रतिस्थापी फिनॉल बनता है, अर्थात ये बनता है, मतलब आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी टालवीन बनता है। ये इसके लिए हो गया। अब हम बात करेंगे एसिडीकरण, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें क्या लिखना होगा कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, इसके लिए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यहाँ क्या है एल्किल हैलाइड ना, यहाँ हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ फिनाल को जब गर्म करते हैं तब आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। तो आर्थोपैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है। तो ये दो अभिक्रिया इसमें हो गई, मतलब कि फ्रीडल क्राफ्ट में दो अभिक्रिया होती है, एक होता है आपका एल्कलीकरण और दूसरा आपका होता है एसिडीकरण होता है। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं।
हम लोग इसमें अगला देखेंगे जो आपका है कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए ये अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमको यहाँ मिल जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। क्या मिलता है? सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाता है। तो अब जब यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड मिलता है तो इसकी अभिक्रिया सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया 4 से 8 एटीएम और 1 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहले कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं और जो उत्पाद बनता है उसका हम जल अपघटन करा देते हैं, अम्लीय जल अपघटन करा देते हैं। तब हमें प्राप्त करता है वहां पर आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाते हैं। तो देखिए ये पूरी अभिक्रिया आपका इस प्रकार है। तो पहले हम फिनॉल की अभिक्रिया एक बार फिर देख लीजिएगा। सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब करवाते हैं तब हमें सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त होता है। तो सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 4 से 8 एटीएम दाब पर करवाते हैं CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो उत्पाद बनता है उस उत्पाद की अभिक्रिया हम पुनः उनका जलीय अपघटन करवाते हैं जिनसे हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे। तो ये आपका फिनॉल है। फिनॉल की अभिक्रिया हम यानी वह सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाए हैं। यहाँ हमें फिनॉक्साइड सोडियम फेनॉक्साइड प्राप्त हुआ है। अब सोडियम फेनॉक्साइड की अभिक्रिया हम नंबर एक में कार्बन डाइऑक्साइड करवा रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर 4 से 8 एटीएम दाब पर करवा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है। तो इस उत्पाद को हम पुनः इनका जलीय अपघटन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये है सैलिसिलिक अम्ल जो यहाँ पे पूरा बना हुआ है। इस बार इसको आप देख लीजिएगा वहां पर इस प्रकार ये है आपका सैलिसिलिक अम्ल। तो बेंजीन में C लगा हुआ है तो जो उसका नाम होता है उसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल है और उसको लोग बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी DRO है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल ये इस प्रकार। तो ये कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया है जो इंपॉर्टेंट होती है। तो अभिक्रिया को आप नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें वो आपका है गार्टरमैन अभिक्रिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो गार्टरमैन अभिक्रिया देख लेंगे कि ZnCl2 की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया HCl और HCl से कराने पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये है आपका फिनॉल और ये आपका HCl है प्लस HCl, फिर यहाँ पे ZnCl2 है और HCl है। अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है मध्ययौगिक बन जाते हैं और उसके बाद हम इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमें यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है जिसका नाम होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। तो ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और इसमें आपको बताया जाएगा फिनॉल का उपयोग। तो हम लोग फिनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट नंबर देख लेंगे रंजकों के निर्माण में। पहला है रंजकों के निर्माण में, दूसरा है कार्बोलिक साबुन लोशन आदि में कीटनाशक और प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आगे है बैकेलाइट के निर्माण में जो एक प्रकार का रेजिन होता है। और अगला है दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन, सेलोल, फेनिसिटीन आदि दवाइयों के निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है।